अस्सलाम वालेकुम। आज वीडियो मैं बना रहा हूँ इंटरव्यू के हवाले से कि इंटरव्यू किस तरह से होता है और कैसे कंडक्ट होता है। पीपीएससी के जो 3 वैकेंट सीट्स थी ड्रग इंस्पेक्टर की लाइफ स्टॉक की, उसके बाद उसमें से तकरीबन 15 के करीब जो फार्मासिस्ट है उन्होंने क्वालिफाई किया, क्योंकि एक सीट के अगेंस्ट 15 लोगों ने आना था। जो टॉप 15 जो लोग थे उनकी रिकमेंडेशन आई है, जिसमें से फर्दर इंटरव्यू होंगे और उसमें से फिर किसी एक कैंडिडेट को फाइनल किया जाएगा, जिसके बाद उनकी रिक्रूटमेंट का या रिकमेंडेशन, फाइनल रिकमेंडेशन लिस्ट जो हम कहते हैं, वो आएगी पीपीएससी की तरफ से, जिसके बाद उनकी पोस्टिंग होगी। अब इसमें क्या होता है, इंटरव्यू में आपने पहली चीज़ है कि आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, पैनिक नहीं होना। आपने जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपके दिमाग में होंगी। आपने बस मोटी मोटी चीज़ें सारी देख जानी है। और जब इंटरव्यू रूम में आप एंटर होंगे, यू नीड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट। ठीक है। उसके बाद आपने जब देखना है, आप देखेंगे सामने, तो आपके सामने एक पैनल बैठा होगा। ठीक है। आपको ये नहीं पता होता कि कौन सा पैनल होगा, कौन सा टीचर उसमें आएगा, कौन सा सीनियर उसमें आएगा। ठीक है। और कोशिश ये करें कि इसको पता करने के लिए कोई टाइम ज़ाया ना करें अपना, बजाय उसके आप तैयारी में अपना टाइम जो है वो सर्व करें। जब आप एंटर होंगे रूम में, तो आपके सामने जो पैनल होगा उसमें एक एक फॉर एग्जांपल कोई सामने कोई सीएसपी ऑफिसर, कोई ब्यूरोक्रेट, या कोई रिटायर्ड सीएसपी ऑफिसर, पीएमएस ऑफिसर, कोई हो सकता है। ठीक है। उसके बाद एक दो या उससे ज़्यादा टेक्निकल मेंबर्स होंगे। टेक्निकल मेंबर्स का मतलब ये होता है जो आपके सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का मतलब ये है कि हो सकता है एक टेक्निकल मेंबर ऐसा हो जो किसी यूनिवर्सिटी का फार्मेसी का डीन हो, या किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो, या कोई रिटायर्ड डीन हो कहीं के। ठीक है। और कोई सीनियर फार्मासिस्ट हो सकते हैं, और दूसरी साइड पे कोई और फार्मासिस्ट हो सकते हैं। ठीक है। दोनों के सब्जेक्ट्स डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक जो है वो प्रोफेसर ऑफ फार्माकोलॉजी हैं, दूसरी तरफ जो है वो फार्मास्यूटिक्स के हैं। ये कोई इस तरह से ये 2 या 3 टेक्निकल मेंबर्स होंगे। ठीक है। तो ये होता है कि एक सीएसपी ऑफिसर, उसके पास सबसे ज़्यादा नंबर होते हैं, और उसके बाद टेक्निकल मेंबर्स के पास नंबर्स होते हैं। ठीक है। जब आप जाएंगे तो आम तौर पे रूटीन ये होती है कि जो ऑफिसर है सामने आपके बैठा हुआ टेक्निकल मेंबर्स के अलावा, वो आपसे पूछते हैं। फॉर एग्जांपल पूछ रहे हैं कि आप क्या करते हैं, क्या करते रहे हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है। जो आप आंसर करेंगे, यूजुअली ये होता है कि उस आंसर में से नेक्स्ट क्वेश्चन जनरेट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मुझसे इंटरव्यू हुआ तो मुझसे इंटरव्यू का एक क्वेश्चन ये भी किया गया कि आपका एनर्जी क्राइसिस के बारे में क्या ख्याल है। तो एनर्जी क्राइसिस का मैंने फुल फ्लैज, अब अगर वो क्वेश्चन आपसे इंग्लिश में करें तो यू नीड टू आंसर देम इन इंग्लिश। अगर वो उर्दू में करें तो आपने उनको उर्दू में आंसर करना है। तो इस कन्फ्यूजन से बाहर निकल आना है कि मैं इंग्लिश में आंसर करूँ या उर्दू में आंसर करूँ। कॉन्फिडेंटली जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपने उसी लैंग्वेज में उसको आंसर करना है। ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि जिससे मुझसे पूछा गया, तो मैंने उनको एनर्जी क्राइसिस के बारे में सारा बताया। ठीक है। उसमें से एनर्जी क्राइसिस में से फर्दर क्वेश्चन निकलते गए। फिर मैंने उनको एनर्जी क्राइसिस में से एक पॉइंट था डैम्स का। डैम्स की जब मिसाल दी तो उन्होंने डैम्स का यूज़ पूछा, पर्पस पूछा। मैंने उनको बताया कि प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर होता है, ये फील्ड्स के लिए, पानी के लिए इस्तेमाल होता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, फ्लडिंग को रोकने के लिए होता है। तो जितने पॉसिबल आपको आ सकते थे वो खैर मैंने बताया वहाँ पे। उसके बाद उसी में से क्वेश्चन बाकी निकलते रहे, लाइन लॉसेस, ये वो, एनर्जी, जो भी आप बता सकते हैं। ठीक है। उसके बारे में जो आपको आता है बड़ा कॉन्फिडेंटली आंसर करना है जितना आपको आता है। उसके बाद वो एक्सपीरियंस के बारे में पूछ सकते हैं, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को चेक कर सकते हैं, आपने जो पहले किया वो आपको अब जाके कैसे बेनिफिट कर सकता है, इस तरह से पूछ सकते हैं। आपका कॉन्फिडेंस, आपका पैनिक ना होना, और ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। उसके बाद आप जब पूरा वो मेंबर जो होता है उनसे इंटरव्यू आपका शिफ्ट हो जाता है टेक्निकल मेंबर्स पे। टेक्निकल मेंबर्स को क्या पूछ सकते हैं आपसे, फॉर एग्जांपल अगर कोई फार्माकोलॉजी के प्रोफेसर हैं, वो आप पूछ सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है, कौन से रिसेप्टर्स होते हैं इसमें इस्तेमाल, ये इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है। कोई भी मतलब कोई एंटीबायोटिक उठा लेंगे, कोई पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, मैक्रोलाइड, फ्लोरोक्विनोलोन्स, कोई भी उसका पूछ सकते हैं आपसे। अल्फ़ा, बीटा, कोई रिसेप्टर्स का पूछ सकते हैं, एंटी कैंसर का पूछ सकते हैं, क्लासिफिकेशन में से कुछ पूछ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने वो उनको आंसर करना है जितना आपको आता है। ठीक है।
अगर आपको नहीं आता कोई क्वेश्चन, तो आपने उसमें बजाय कि आप इधर उधर की कोई गलत चीज़ बताएं, आपने बस उनको बता देना है कि सर आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है, ताकि वो अगले क्वेश्चन में मूव कर जाएं। ये जो टेक्निकल लोग आपसे पूछ रहे होते हैं और आप उनको बता रहे होते हैं अपने फार्मेसी रिलेटेड क्वेश्चंस को, इस सब को ऑब्जर्व कर रहा होता है वो सामने वाला बंदा जिसके पास मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो जब आपने इनको भी आंसर करना है तो बड़ा कॉन्फिडेंटली आंसर करना है, नहीं आता तो कॉन्फिडेंटली हमने बता देना है कि सर आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ताकि वो जो बंदा आपको देख रहा है उसको अंदाज़ा हो कि हाँ ये बंदा जब गवर्नमेंट में आएगा, सर्व करेगा, ऑफिसर बनेगा, तो क्या ये इस लायक है कि वो कॉन्फिडेंटली जो चीज़ आती है वो भी बता सकते हैं, जो नहीं आती वो भी बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम नंबर्स हो सकते हैं, आपको फेल या पास कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपने अपने टेक्निकल मेंबर्स को भी जो चीज़ बतानी है वो आपने देखना है कि सब ऑब्जर्व कर रहे होते हैं वो। खैर आपने उनको आंसर करने हैं, फिर दूसरे टेक्निकल बंदे पे चला जाना है, वो आपसे पूछ सकते हैं, कोई क्लिनिकल बेस पूछ सकते हैं आपसे, कोई थ्योरी में से पूछ सकते हैं, फॉरेंसिक बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें से पूछ सकते हैं, मतलब आपसे स्पूरियस की डेफिनेशन, मुझसे पूछा गया स्पूरियस की डेफिनेशन, 3 डेफिनेशन थी ड्रग एक्ट में मैंने पढ़ी, याद की हुई थी, मैंने बता दिया तीनों की तीन, ऐसा ही बता दी। सब स्टैंडर्ड की पूछ सकते हैं, मिस ब्रांडेड की पूछ सकते हैं, मिस ब्रांडेड जो है वो क्यों होता है, फॉर एग्जांपल लेबलिंग की वजह से इशू आते हैं, तो आपने उनको बता देना एग्जांपल देके कि सर अगर इस तरह से ऐसे एक मेडिसिन है, उसके ऊपर ऐसे लेबल है, लेकिन उसमें से कोई चीज़ मिसिंग है लेबल की, कोई XYZ चीज़ बता देनी है, तो वो मिस ब्रांडेड है, ठीक है। तो जब आप अपनी डेफिनेशन बताएं तो ट्राई करें कि आप कोट करें विद एन एग्जांपल, रादर देन कि वो पहले आपसे पूछे इसके एग्जांपल दें, आप उनको एक डेफिनेशन बताएं एंड देन फॉर एग्जांपल वो चीज़ कोट कर दें बड़ा कॉन्फिडेंटली, ताकि सब लोगों को पता चले कि आप सिर्फ एक डिफेंसिव एटीट्यूड में नहीं है कि आप सिर्फ कोई क्वेश्चन पूछो तो आप उनको उतना सा बता रहे हैं, आप उसको समझा रहे हैं कि ये डेफिनेशन उसकी एग्जांपल ही है, ठीक है। तो एग्जांपल साथ आपने याद करके जाना है और बड़ा कॉन्फिडेंट होकर जाना है। आप का जो ये सीट स्पेसिफिक टेस्ट होता है, जब टेक्निकल मेंबर्स जो आपकी फार्मेसी को जानते हैं वो जब बैठे होते हैं तो उस सीट स्पेसिफिक क्वेश्चन भी कर सकते हैं मोस्टली। फॉर एग्जांपल ड्रग इंस्पेक्टर की सीट अगर, तो ड्रग इंस्पेक्टर जो है उसके लिए उसका काम क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ड्रग एक्ट 1976, ड्रैप एक्ट 2012, ड्रग रूल्स 2007 उसकी अमेंडमेंट्स, ठीक है। फार्मेसी एक्ट से कर सकते हैं, पूछ सकते हैं 1967। तो आपको ये जो एक्ट्स और लॉज है ना, ये अच्छे से आने चाहिए। स्टार्ट आपको पूछ सकते हैं वो बेसिक्स, क्योंकि वाइवा बेस्ड है, तो आपसे पूछ सकते हैं डेफिनेशन, सब स्टैंडर्ड की डेफिनेशन क्या है, क्या होता है सब स्टैंडर्ड मेडिसिन, आपकी स्पूरियस ड्रग क्या होती है, आपकी मिस ब्रांडेड ड्रग क्या होती है, ठीक है। उसके बाद आपकी पूछ सकते हैं ड्रग एक्ट में से कि ड्रग इंस्पेक्टर की क्या ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल सेक्शन 18 है पावर्स ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ड्रग इंस्पेक्टर्स की पावर्स क्या होती हैं सेक्शन 18 के अंदर, कि वो कहीं भी जा सकता है, सील कर सकता है, सीज़ कर सकता है, कॉल कर सकता है, इन्वेस्टिगेट कर सकता है। अच्छा, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि ड्रग इंस्पेक्टर बन के वो सीजर कर रहा है तो किस फॉर्म के ऊपर कर रहा है। अब ड्रग रूल्स के अंदर फॉर्म्स हैं, जैसे कि फॉर्म नंबर 4 है, जिसके ऊपर अगर ड्रग इंस्पेक्टर एक मेडिकल स्टोर पर जाता है तो फॉर्म नंबर 4 के ऊपर वो चीज़ें नोट करता है कि ये मेडिसिन है, ये उसका बैच नंबर है, ये उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है, ये उसकी एक्सपायरी डेट है, इतनी क्वांटिटी मैंने सीज़ की है, और उस क्वांटिटी के 4 पोर्शंस बनाने हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात आपको पता होना चाहिए कि प्रोसीजर में 4 पोर्शन होते हैं। एक पोर्शन सैंपल का डिटेल जाता है, एक जाता है PQCB, एक वारंटर को, और एक फ्रॉम होम द सैंपल इज़ टेकन। अगर मैन्युफैक्चरर है तो उसके 3 पोर्शन होते हैं, ठीक है। तो वो जो फॉर्म भरेगा तो वो एट द स्पॉट उस बंदे को फॉर्म की कॉपी दे देगा, फॉर्म नंबर 4। फिर वो फॉर्म नंबर 4 से फॉर्म नंबर 6 जनरेट करेगा, जो मेमोरेंडम होता है टू द गवर्नमेंट एनालिस्ट, यानी ड्रग इंस्पेक्टर उस सैंपल को, सील्ड सैंपल को गवर्नमेंट एनालिस्ट जो कि डिटेल में बैठा है उसको भेजता है। फिर जो डिटेल में बैठा हुआ गवर्नमेंट एनालिस्ट है जो कि खुद एक फार्मासिस्ट है, वो उसको चेक करता है, चेक करने के बाद उसकी टेस्टिंग करता है डिटेल में, और उसके बाद उसका फॉर्म नंबर 7 जनरेट होता है। फॉर्म नंबर 7 के ऊपर आता है कि क्या ये स्टैंडर्ड क्वालिटी की है, क्या ये स्पूरियस है, क्या सब स्टैंडर्ड है, क्या मिस ब्रांडेड है, वो उसकी रिपोर्ट देता है। उसके ऊपर फिर ड्रग इंस्पेक्टर केस को जनरेट करता है, इनिशिएट करता है। तो आपको पता होना चाहिए फॉर्म नंबर 4 क्या सैम्पलिंग के लिए, फॉर्म नंबर 6 क्या है मेमोरेंडम टू द गवर्नमेंट एनालिस्ट, फॉर्म नंबर 7 क्या है कि वो जो गवर्नमेंट एनालिस्ट रिपोर्ट भेज रहा है ड्रग इंस्पेक्टर को, वो है। फॉर्म नंबर 5 बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आपने सुना होगा ड्रग इंस्पेक्टर चलान करते हैं
सीज़ करते हैं। तो सीजर होता है मेडिसिन को सीज़ करना, ये सील करते हैं जब एक प्रेमिसेस को, किस फॉर्म पे करते हैं? वो फॉर्म नंबर 5 होता है, ठीक है? फॉर्म नंबर 5 के ऊपर सीजर का फॉर्म है। तो ये ड्रग रूल्स के अंदर है, ठीक है? आपने स्केड्यूल्स उसके आपको आने चाहिए, ए, बी, सी, ठीक है? सारे स्केड्यूल्स आने चाहिए कि आपके प्राइसेस क्या है, पॉइज़न्स का कौन सा है, स्केड्यूल बी क्या है, ठीक है? डी क्या है, मतलब प्रिस्क्रिप्शन के अलावा आप ड्रग नहीं सेल कर सकते, वो किस स्केड्यूल के अंदर। स्केड्यूल जी क्या है, यानी कि मेडिकल स्टोर पे आप कौन सी अद्वियात नहीं रख सकते, जो कि फार्मेसी पे रख सकते हैं। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर अ फार्मेसी क्या है, स्केड्यूल एफ, ठीक है? तो इस तरह की ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। हर वो काम जो एक ड्रग इंस्पेक्टर एक जगह जाएगा और वो करेगा, पावर्स आपने पढ़नी है, प्रोसीजर उसके पढ़ने हैं, गवर्नमेंट एनालिस्ट के प्रोसीजर पढ़ने हैं, ठीक है? उसके बाद वो जाके टेस्टिंग कर सकता है, उसकी सैम्पलिंग करवा के टेस्टिंग करवा सकता है उसकी गवर्नमेंट एनालिस्ट से, कैसे सैम्पलिंग करेगा, सीजर कैसे करेगा, सील करेगा तो कैसे करेगा, ड्रग टेस्टिंग लैब की रिपोर्ट कितने दिन के अंदर आनी चाहिए, 60 दिन के अंदर, जो भी, वो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। उसकी कितनी कॉपीज़ होनी चाहिए, क्वाड्रुप्लिकेट होनी चाहिए, ये आपने ड्रग एक्ट को एक बार पढ़ना है, इसको ईजी नहीं लेना। 15 लोग हैं, उसमें से 3 लोगों का उन्होंने शॉर्ट लिस्ट करने हैं। तो वो 3 होंगे जो कि अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन रिलेटेड इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चंस को बड़ा स्मूथली, कॉन्फिडेंटली, विदाउट बीइंग इन एनी स्टेट ऑफ पैनिक आंसर करेंगे। तो वो आप में से कोई भी हो सकता है, सिर्फ कुछ दिन की और मेहनत है, ठीक है? आपने अपना फोरेंसिक जो है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है? बाकी चीज़ें तो हैं, लेकिन अपनी जो फोरेंसिक जॉब या सीट बेस्ड है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है? आप कॉन्फिडेंटली आपने एंटर होना है रूम के अंदर, वेल ड्रेस्ड आपने होना है, आपने पैनिक, कोई ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि आप पैनिक हो रहे हो। आप रादर देन कि आप आंसर करो, आप समझाओ उनको प्रॉपर आंसर, ठीक है? मतलब फॉर एग्जांपल आप डेफिनेशन विद एन एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बताया, आप बहुत सारी चीज़ों को ड्रैग ना करो, मतलब एक चीज़ आपको नहीं आया उसको ड्रैग करके खींच रहे हो और उनको पता लग रहा है कि शी और ही इज़ नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू आंसर। तो इस तरह की चीज़ें अवॉइड करनी है। बाकी कोई चीज़ें हैं जो मैं आपको बाद में बता दूंगा। आप अभी स्टार्ट यहाँ से करो कि अपनी सीट स्पेसिफिक जो है उसको पक्का करो, फोरेंसिक लॉ को बड़े अच्छे तरीके से करो, और जो बेसिक्स हैं उनको करो, ठीक है? वैसे मैंने अपनी बुक के अंदर दे दिया हुआ था सारा, फार्मेसी एग्ज़ाम गाइड के अंदर इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव कैसे हो सकते हैं, वन लाइनर उसमें दे दिए हुए थे, आप बहुत अच्छे तरीके से वो कर सकते हो, ठीक है? इसी तरह से मॉडल पेपर्स में दिया था ताकि आप पढ़ सको और पेपर अटेम्प्टिंग स्किल्स आपको आ सकें, जो कि इंशाल्लाह उन लोगों को ज़रूर काम आएगी जो 120 सीट्स के लिए इंशाल्लाह अपीयर हो रहे हैं पीपीएससी में। आपका कोई भी क्वेश्चन अगर आपकी इन 3 सीट्स के रेलेवेंट है लाइव स्टॉक की, तो आप वो नीचे पोस्ट कर सकते हैं। और अगर किसी भी और बंदे का कोई क्वेश्चन है कि पीपीएससी का रिटर्न कैसे होना है, रिटर्न कंडक्ट कैसे हो सकता है, किस तरह के सवाल, इंटरव्यू कैसे होगा और इंटरव्यू बेस्ड, तो वो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी कर दें ताकि लोगों को जो तैयारी के इस फेज़ में है वो पहले ही तैयार हो जाएं इस चीज़ के लिए, कि उनको रिटर्न की जो तैयारी करनी है वो बहुत थॉरली और अच्छी तरह करनी है। क्यों? क्योंकि रिटर्न की तैयारी जो होती है वो बहुत मैसिव लेवल पे आपकी इंटरव्यू में काम आती है, क्योंकि इंटरव्यू रिटर्न को क्वालिफाई करने के बाद और इंटरव्यू स्टार्ट होने के दरमियान बहुत कम टाइम कई बार होता है, और उस टाइम पे आप एक बार दोबारा से सब कुछ रिवाइज़ करना मुश्किल होता है। इसलिए जिसने बहुत अच्छे तरीके से थ्योरी को रिवाइज़ किया वो रिटर्न के अंदर बहुत बड़े अच्छे ब्राइट चांसेस होते हैं उसके, उसको रिटर्न वो इंटरव्यू है वो क्लियर कर जाएगा। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। बाकी जो क्वेश्चन हो आपका पोस्ट कर देना है, तो उसके मैं आंसर इंशाल्लाह आपको दे दूँगा। थैंक यू एंड गुड लक।